मूवी की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि 1997 में 5 बिलियन लोग वायरस की वजह से मारे गए। इंसानों को धरती छोड़नी पड़ी। अब वो धरती के नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं। जिस तरीके से धरती पर कभी जानवरों का राज हुआ करता था, एक बार फिर से वो वक्त लौट चुका है। यही अंडरग्राउंड जेल में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कोल है। कोल को कुछ वैज्ञानिकों के सामने ले जाया जाता है। वैज्ञानिक कोल को बताते हैं कि हमने ऐसा तरीका ईजाद कर लिया है कि जिससे हम किसी भी इंसान को टाइम ट्रैवल के थ्रू पास्ट में भेज सकते हैं, और इस काम के लिए हमने तुम्हें चुना है, और अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। इंसानियत को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। हम चाहते हैं कि तुम 1996 में जाओ, उस वक्त में जिस वक्त पूरी दुनिया में वायरस फैलना शुरू हुआ था। तुम्हें वहाँ जा कर के ओरिजिनल वायरस को जो वहाँ सबसे पहले फैलना शुरू हुआ था उसे ढूंढना होगा, ताकि आज सन 2035 में वायरस का क्योर यानी वायरस का इलाज ढूंढ सके। ये वक्त सन 2035 का हो। कोल इनकी शर्त मान जाता है। कोल को टाइम ट्रेवल के थ्रू पास्ट में भेजा जाता है, पर वो 1996 में ना पहुंचकर 1990 में पहुंच जाता है, जहां पर पुलिस के साथ झगड़े की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन उससे मिलने आई होती है। कोल की अजीब बातों की वजह से उसे पागल समझा जाता है, इसीलिए उसे डॉक्टर के पैनल के सामने बुलाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन भी होती है। यहाँ पर वो उन सबको बताता है कि 1996 में एक वायरस फैला था, जिसकी वजह से 1997 तक 500 करोड़ लोग मर गए। सिर्फ 1% लोग बचे थे। उस वक्त में जिस वक्त से मैं आया हूँ, यानी कि सन 2035 में धरती के नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं। कोल की बातों पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। उससे पूछा जाता है क्या तुम दुनिया को बचाने के लिए आए हो? कोल कहता है नहीं, दुनिया तो पहले ही खत्म हो गई है। कोल कहता है कि मैं बस उस वायरस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ, जिस वायरस की वजह से 500 करोड़ लोग मारे गए, ताकि हम अपने वक्त में यानी 2035 में वायरस का क्योर बना सके, एक बार फिर से खुले आसमान के नीचे सांस ले सके। यहाँ पर कोल कहता है कि मैं अपने वैज्ञानिकों की टीम को कॉल करना चाहता हूँ। उनके पास एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से मैं एक नंबर डायल करके वॉइस मैसेज भेज सकता हूँ। कॉल को इजाज़त दे दी जाती है। जब वो कॉल करता है तब कॉल एक औरत रिसीव करती है। वैज्ञानिकों ने उस सिस्टम को, उस यंत्र को 1996 में सेट किया होता है। कॉल होता है 1990 में, इसीलिए कॉल उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता। कॉल को यहाँ पर पागल करार दे दिया जाता है। जब वो पागल खाने में जाता है तब वहाँ पर उसे एक पागल मिलता है जिसका नाम होता है जेफरी। जेफरी एक बहुत बड़े रईस का बेटा होता है। यहाँ पर कॉल को एक अलग सेल में रख दिया जाता है। कोल वहाँ से गायब होकर के वापस अपने वक्त में चला जाता है, यानी कि सन 2035 में आ जाता है। जहाँ पर आने के बाद कोल को एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, जहाँ पर एक लड़की कहती है कि 12 मंकीज़ की आर्मी ने अपना काम कर दिया है। इसके बाद कोल वैज्ञानिक से कहते हैं कि क्या तुमने संदेश भेजा था? ये संदेश हमें 1996 से आया है। कोल कहता है तुमने मुझे 1996 में नहीं 1990 में भेज दिया था। कोल को यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं और पूछा जाता है तुम इनमें से किसी से मिले थे? यहाँ पर उसी जेफरी की भी फ़ोटो दिखाई जाती है, वो पागल जो कि कोल को पागल खाने में मिला था। कोल कहता है शायद मैं इससे मिल चुका हूँ। इसके बाद कोल को एक और मौका दिया जाता है। उसे टाइम ट्रैवलिंग मशीन के अंदर डाला जाता है और सन 1990 में भेजा जाता है। पर इसके बाद कोल गलती से वर्ल्ड वॉर 1 में चला जाता है, जहाँ पर चारों तरफ गोलियाँ चल रही होती है। कोल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसके पैर में एक गोली भी लग जाती है, पर इससे पहले उसकी जान जाती। एक बार फिर से मशीन अपना काम करती है और कोल इस बार 1996 में यानी उस वक्त में पहुंच जाता है जिस वक्त में उसको भेजा जाना था। वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो वायरस का पता लगा सके। इस वक्त में डॉक्टर कैथरीन लेक्चर दे रही होती है, जिसे कोल सन 1990 में पागल खाने में मिला था। अब वो जानी मानी हस्ती है, उसने किताब लिखी होती है। उसके लेक्चर के बाद उसकी किताब पर सभी लोग साइन करवाने आते हैं। तभी उसके पास डॉक्टर पीटर आता है। डॉक्टर पीटर कैथरीन से कहता है कि इंसानों की वजह से धरती अब रहने लायक नहीं रहेगी। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, धरती के रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, जिस वजह से धरती अब रहने लायक नहीं रह गई। कैथरीन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब कैथरीन घर जाने के लिए अपने गाड़ी में बैठती है तो कोल पहले से वहाँ पर होता है। कैथरीन को किडनैप कर लेता है और वो कहता है तुम मेरे साथ फिलाडेल्फिया चलोगी, क्योंकि वायरस की शुरुआत फिलाडेल्फिया से हुई थी। कैथरीन कोल को पहचान जाती है कि आज से 6 साल पहले सन 1990 में कोल अचानक से पागल खाने से गायब हो गया था। कोल कैथरीन को समझाने की कोशिश करता है कि वो टाइम ट्रैवल कर रहा है, पर कैथरीन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। ये दोनों के दोनों फिलाडेल्फिया पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखता है कि 12 मंथ के ग्रुप के निशान होते हैं। समझ जाता है कि अब 12 मंथ के ग्रुप सक्रिय है। आज से ठीक 1 महीने बाद दुनिया में वायरस फैलना शुरू हो जाएगा।
जिसकी वजह से 500 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। फिलाडेल्फिया में कोल को एक दुकान के बाहर पिक का निशान मिलता है और ये 12 मंकीज गुरु का साइन है। कोल उस शॉप के अंदर जाता है जहाँ पर एक लड़की और 2 लड़के होते हैं। कोल उनसे कहता है कि मुझको पता है तुम 12 मंकी गुरु के लोग हो और मुझे तुम्हारे लीडर का नाम जानना है। हालांकि वो बताना नहीं चाहते, पर कोल जब लड़की के सिर पर गन तान देता है तो उन्हें बताना पड़ता है कि हमारे लीडर का नाम जेफरी है। जेफरी वही है जिससे सन 1990 में कोल पागल खाने में मिला था। वो बताते हैं कि जेफरी अब बहुत फेमस है। उसके पिता वायरोलॉजिस्ट हैं जो वायरस के ऊपर काम किया करते हैं और जेफरी अपने पिता का विरोध करता है, इसीलिए वो दुनिया के सामने, मीडिया के सामने बहुत फेमस है। कोल यहाँ से कैथरीन के साथ जेफरी के घर निकल जाता है। कोल के साथ जेफरी इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि ये एक मानसिक रोगी है, इसे उसकी जरूरत है। कोल 1996 में आने से पहले वर्ल्ड वॉर 1 में चला गया था जहाँ पर उसके पैर पर गोली लगी थी और अभी भी वो गोली उसके पैर में ही होती है। कैथरीन कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती हूँ। वो उसके पैर की गोली निकाल देती है। कोल इसके बाद जेफरी के घर जाता है जहाँ पर जेफरी के लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारा एक पुराना साथी मिलने के लिए आया है। जेफरी जब कोल को देखता है तो उसे पहचानने से मना कर देता है। कोल इनसे कहता है कि मैं यहाँ पर 12 मंकीज के लिए आया हूँ। ये सुनकर जेफरी उसे अपने कमरे में ले जाता है। यहाँ पर कोल जेफरी से कहता है कि जो तुम करने वाले हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं उसे बदल नहीं सकता, मुझे बस वायरस की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जेफरी उससे कहता है कि मैं किसी भी वायरस के बारे में नहीं जानता, बल्कि 1990 में जब तुम मुझको मिले थे कि सोचो अगर हवा में कोई वायरस मिल जाए जिससे मानव जाति का खात्मा हो सके तो ये दुनिया कैसी होगी। वो तुम हो जो इस वायरस को दुनिया में फैलाना चाहते हो। कोल को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। कोल यहाँ से भाग जाता है। जेफरी के लोग उसका पीछा भी करते हैं। कोल अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है जहाँ पर कैथरीन को बंद करके रखा होता है। कैथरीन बाहर आकर उस पर हमला कर देती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे डिग्गी में बंद करके रखा। पर जब वो कोल के चेहरे पर घाव देखती है वो कहती है क्या तुमने किसी को मारा। कोल कहता है कि जल्दी अब पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और जो लोग बचेंगे उन्हें धरती के नीचे रहना पड़ेगा। मैं इस वक्त से नहीं जाना चाहता, मुझे सूरज की रोशनी, हवा, पानी सब कुछ बहुत पसंद है। तभी इन्हें पुलिस की आवाज़ आती है। कैथरीन पुलिस का ध्यान खींचने के लिए हॉर्न बजाती है। तभी जब वो उस तरफ देखती है जहाँ पर कोल खड़ा था तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। कोल उसी तरीके से गायब हो गया होता है जिस तरीके से आज से 6 साल पहले 1990 में पागल खाने से अचानक से गायब हो गया था। वापस से अपने वक्त में सन 2035 में पहुंच गया होता है। वही 1996 में फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले कैथरीन को बताते हैं कि जो गोलियां आपने कोल की बॉडी से निकाली है वो इस वक्त की नहीं है, वो वर्ल्ड वॉर 1 की है और ये गोली उस वक्त चलाई गई थी। ये सुन के कैथरीन पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। कैथरीन दरअसल इसी घटनाओं पर रिसर्च करती है। उसके पास बहुत सारी फोटोज होती हैं और जब वो वर्ल्ड वॉर 1 की एक फ़ोटो देखती है तो उस फोटो में कोल भी होता है। वो समझ जाती है कि कोल पागल नहीं है। उसने आज तक टाइम ट्रैवल के बारे में जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है, यानी कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। इसीलिए वो जेफरी के पिता को कॉल करती है, बताती है कि आपका बेटा जेफरी आपकी लैब से वायरस चुराएगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दरअसल कैथरीन और कोल को यकीन है 12 मंकीज का लीडर जेफरी वायरस पूरी दुनिया में फैलाता है, पर जेफरी के पिता कहते हैं कि जिस लैब में वायरस है जेफरी कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। वहीं सन 2035 में दिखाया जाता है जहां कोल पहुंच चुका है। कोल को एक बार फिर से 1996 में भेजा जाता है ताकि वो वायरस का पता लगा सके। 1996 में आने के बाद कोल कैथरीन से मिलता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। बार बार टाइम ट्रैवल करने की वजह से कोल के दिमाग पर गहरा असर पहुँचा होता है। कैथरीन कहती है कि मुझको पता है तुम बिल्कुल ठीक हो। वो कोल को अपने साथ ले जाती है और उससे उस नंबर के बारे में पूछती है जिस नंबर के ज़रिए वो 2035 में वैज्ञानिकों से बात कर सकता है। और कोल को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि ये सब उसका भ्रम था। कैथरीन उसको विश्वास दिलाती है कि जो भी कुछ तुमने कहा था वो सब कुछ सच है। कोल कहता है कि मैं वापस दुनिया में नहीं जाना चाहता, मैं ज़मीन के नीचे नहीं रहना चाहता, मैं स्वस्थ रहकर हमेशा खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। कोल को वो नंबर याद आ जाता है जिस नंबर पर उसने आज से 6 साल पहले 1990 में अपने वैज्ञानिकों के पास कॉल लगाया था। वो नंबर कैथरीन को बताता है। कैथरीन कहती है कि मैं इस नंबर पर वैज्ञानिकों से बात करके आती हूँ। बहुत जल्द वो वापस लौटा आती है। वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि ये नंबर कारपेट कंपनी का था और वो कहती है कि 12 मंकीज ने आर्मी ने अपना काम कर दिया। और कोल कहता है कि इसके बाद तुमने कहा होगा मैरी क्रिसमस। वो
वो ये सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि कैथरीन ने ऐसा ही कहा था। कैथरीन पूछती है तुम्हें कैसे पता? कोल कहता है ये सन 2035 में तुम्हारे ये मैसेज वैज्ञानिकों को मिल गया था, उन्होंने मुझे ये मैसेज सुनाया था। और यहाँ पर कोल को सब कुछ पूरी तरीके से याद आ जाता है। इन दोनों को यकीन हो चुका है कि अब बहुत जल्द ये वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है जिससे 500 करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये मिलकर भी इस महामारी को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ये घट चुका है। ये तो बस सिर्फ उस वायरस को ढूंढना चाहते थे, पर अब कोल ने ये फैसला किया है कि वो इसी दुनिया में रहेगा। उसने अपने उस शरीर से उस सोर्स को भी निकाल दिया जिससे सन 2035 के वैज्ञानिक जिससे वापस उसको 2035 में वापस बुला सकते थे। दरअसल वो उसके दांत में होता है। कोल कहता है कि मेरे पास मेरी ज़िंदगी के जितने भी दिन हैं वो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। कोल ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में समंदर नहीं देखा होता, इसीलिए वो कोल को कहती है कि मैं तुम्हें समंदर दिखाने के लिए ले जाऊँगी। ये दोनों अपना भेष बदल लेते हैं क्योंकि कोल के पीछे पुलिस होती है और कोल जब कैथरीन को उसके बदले हुए रूप में देखता है कि तुम मुझे हमेशा सपनों में आया करती थी। दरअसल कोल को हमेशा एक सपना आता है और उस सपने में वो हमेशा कैथरीन को देखा करता था। वो कहता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। कैथरीन को भी लगता है कि वो कोल को बहुत पहले से जानती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह ये लोग टैक्सी से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें फ्लोरिडा जाना है जहाँ पर कैथरीन कोल को समंदर दिखाना चाहती है। टैक्सी ड्राइवर कहती है कि रास्ते में हमें 12 मंकीज आर्मी मिल सकती है। उन्होंने चिड़ियाघर के सभी जानवरों को छोड़ दिया। साथ ही में जेफरी के पिता की लैब में जितने भी जानवर थे उन सबको भी छोड़ दिया और अपने पिता को पिंजड़े में बंद कर दिया। यहाँ पर कोल और कैथरीन को समझ में आ जाता है 12 मंकीज की आर्मी का मकसद कुछ और था। वो सिर्फ जानवरों को आज़ाद करना चाहते थे, ना कि वायरस को इस दुनिया में फैलाना चाहते थे। अब ये दोनों के दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जहाँ पर पुलिस इन्हें ढूंढ रही होती है। जब कैथरीन टिकट लेने के लिए जाती है, कोल उस नंबर पर जिस नंबर पर सन 2035 में वैज्ञानिकों से बात कर सकता है उन्हें बताता है कि 12 मंकीज की आर्मी को भूल जाओ, उन्होंने कुछ नहीं किया और ना ही अब मैं वापस आऊंगा। कोल के फोन रखने के 5 मिनट बाद ही फ्यूचर से यानी सन 2035 से कोल का एक दोस्त यहाँ पर आ जाता है जिसे सन 2035 से वैज्ञानिकों ने भेजा होता है। वो कोल को एक गन देता है। वो कहता है कि तुम्हें ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, नहीं तो हमें कैथरीन को मारना पड़ेगा, हम मजबूर हैं। कोल उससे गन ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन को दिखाया जाता है एक आदमी से टकराती है। ये आदमी और कोई नहीं डॉक्टर पीटर्स होता है जो कि एक बार सेमिनार में कैथरीन का ऑटोग्राफ लेने आए थे। उसने कैथरीन से कहा था कि इंसानों ने धरती को रहने लायक नहीं बचाया है। बढ़ती हुई जनसंख्या धरती पे सारे रिसोर्सेस को ख़त्म कर रही है। साथ ही साथ कैथरीन को यहाँ पर यह भी पता चलता है डॉक्टर पीटर जेफरी के पिता जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं, उनका असिस्टेंट भी है और हो ना हो इसी के पास वो वायरस है जो पूरी दुनिया में फैलने वाला है। वो ये सारी बातें कोल को बता देती है। ये दोनों डॉक्टर पीटर्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कैथरीन को डॉक्टर पीटर दिखाई पड़ जाते हैं पर वो सिक्योरिटी क्रॉस कर चुका होता है। हालांकि वो चिल्ला करके कहती है कि उसके पास खतरनाक वायरस है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। कोल के पास जो गन होती है वो उसे ले करके डॉक्टर पीटर के पीछे भागता है पर तब तक पीछे से पुलिस आ जाती है जो कि पहले से कोल को ढूंढ रही होती है और वो कोल को गोली मार देती है। कैथरीन कोल के पास जाती जहाँ कोल अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है और ये वो पल होता है जिसको कोल ने अपनी ज़िंदगी में कई बार देखा होता है। कैथरीन समझ जाती है कि कोल कहीं ना कहीं 1996 में ही है। वहीं दूर पर एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। छोटा सा बच्चा ये सब कुछ देख रहा होता है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि कोल का बचपन का रूप होता है। इस वक्त में 2 कोल होते हैं, एक 1996 का कोल जब बच्चा था और दूसरा 2035 का जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पहुँचा है। कैथरीन कोल के बचपन के रूप को पहचान जाती है। वहीं प्लेन में डॉक्टर पीटर्स को दिखाया जाता है जो कि एक हफ्ते में कई अलग अलग देशों में विजिट करने वाले थे ताकि उसके बैग में जो वायरस है वो उन वायरस को हर देशों में छोड़ सके। पर यहाँ पर उसके बगल वाली सीट पर एक लेडी होती है और ये सन 2035 से यहाँ 1996 में आई होती है। यानी कि इसे पता है कि पीटर ही वो आदमी है जिसने वायरस पूरी दुनिया में फैलाया था और अब वैज्ञानिक इस असली वायरस का पता लगा करके 2035 में जहाँ पर दुनिया अब लगभग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है वहाँ पर वायरस का क्योर ढूंढ सकते हैं, जहाँ पर दुनिया एक बार फिर से पहले के तरीके से हो जाएगी, जहाँ पर इंसान हवा में, धूप में, पानी में खुलेआम बिना डरे घूम सकते हैं। सो गाइस मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको अपने मनपसंद टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।